हेलो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस एडल्टी। ठीक, आज के लेक्चर में हम जार कर्म पर डिस्कस करेंगे। द ऑफेंस ऑफ एडल्टी हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी। ये जार कर्म धारा 497 आईपीसी में परिभाषित किया गया है। ऑफेंस ऑफ एडल्टी इज ए ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज। ठीक है, ये जो जार कर्म का अपराध होता है ये विवाह संबंधी अपराध की कैटेगरी में आता है। जो जनरल मीनिंग एडल्टी की होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स by a man with a woman without the consent of that woman's husband। ठीक है, किसी भी पुरुष के द्वारा किसी दूसरे की पत्नी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाना उसकी पति की कंसेंट के बिना, ये एडल्टी का ऑफेंस कहलाता है। ठीक, एडल्टी के ऑफेंस में किसी की वाइफ के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है बिना उसकी पति की कंसेंट के बिना। ठीक है, जो डेफिनेशन दी गई सेक्शन 497 में एडल्टी की, उसको हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 497, whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape is guilty of the offense of adultery। जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के साथ में जो किसी दूसरे पुरुष की पत्नी है और जिसे वह किसी दूसरे पुरुष की पत्नी होना जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उसके पति की कंसेंट के बिना या उसकी मौनानुकूलता के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स मैथुन करता है और ये मैथुन बलात्कार की कैटेगरी में ना आता हो तो वह जार कर्म का दोषी माना जाएगा। ठीक है, तो जो डेफिनेशन दी गई सेक्शन 497 में कि किसी ऐसी महिला के साथ में कोई पुरुष सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है जो कि किसी अन्य की वाइफ होती है और उस पुरुष को पता भी होता है कि किसी अन्य की ये वाइफ है या उसके पास विश्वास करने की वजह होती है कि किसी और की वाइफ है, और ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो उसकी पति की कंसेंट के बिना होता है और बलात्कार की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये एडल्टी का ऑफेंस कहलाएगा, ये जार कर्म का अपराध कहलाएगा। ठीक, तो एडल्टी के ऑफेंस के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है, जो पहली एसेंशियल कंडीशन है, वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विद ए वुमन हु इज और whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man। जो पहली कंडीशन फुलफिल करनी है एडल्टी के ऑफेंस के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए। ठीक है, एक मैथुन होना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए बाय ए मैन, एक पुरुष के द्वारा, एक पुरुष के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए विद ए वुमन, एक महिला के साथ में किया जाए, हु इज द वाइफ ऑफ अनदर मैन, जो कि किसी और की पत्नी हो। और दूसरी कंडीशन यहाँ दी गई है whom he knows, जिसे वह जानता है कि यह किसी और की पत्नी है, या हैज रीजन टू बिलीव टू बी द वाइफ ऑफ अनदर मैन, या उसके पास विश्वास करने की वजह है कि यह किसी और की पत्नी है। तो तीन बातें कही गई हैं, एक तो वो किसी और की पत्नी हो और इस बात को व्यक्ति जानता भी हो, पुरुष जानता भी हो कि ये किसी और की पत्नी, मतलब उसको पर्टिकुलर नॉलेज हो कि ये इस व्यक्ति की पत्नी है, या उसके पास ये विश्वास करने की वजह है कि ये किसी और की पत्नी होगी। ठीक है, जरूरी नहीं कि पर्टिकुलरली वो जाने कि किसी की पत्नी इसी व्यक्ति की पत्नी है, अगर उसके पास ये विश्वास करने की वजह है महिला को जैसे भी रहती है उसके कंडक्ट को लेके, उसके पहनावे को लो करके, ठीक है, जहाँ पे जिसके साथ रह रही है उस तरह से अगर उसको दिखता है, विश्वास करने का कारण उसके पास है कि ये महिला शादीशुदा हो सकती है, किसी की पत्नी है, तो वहाँ भी ये जानते हुए भी अगर वो उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो इस एडल्टी की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन हो गई सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए। दूसरी बात, वो किसी और की पत्नी हो और वो व्यक्ति जानता भी हो किसी और की पत्नी है, या उसके पास विश्वास करने की वजह हो कि ये किसी और की पत्नी है। सेकेंड इसेंशियल कंडीशन जो दी गई है इसकी, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट बी विदाउट द कंसेंट और कन्विंस ऑफ द हस्बैंड। ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऐसा मैथुन उसके पति की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना हो। ऐसा मैथुन उसके पति की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना हो। ठीक, यहाँ पे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स एक मैन एक वुमेन के साथ में करता है वो उस महिला के पति की कंसेंट के बिना होना चाहिए। ठीक, अगर पति की कंसेंट से हो रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स तो एडल्टी के ऑफेंस पे नहीं आएगा, तो पति की कंसेंट के बिना हो, उसकी सम्मति के बिना हो, या कनिवेंस के बिना हो पति की। कनिवेंस क्या होता है, कभी कभी किसी व्यक्ति के सामने ही कुछ हो रहा होता है और जानबूझ के उस पर वो कुछ विरोध नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता है, अवॉइड करता है। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं कॉनिवेंस, ठीक है, कि वॉलंटरी ब्लाइंडनेस टू सम प्रेजेंट एक्ट और कंडक्ट, ठीक है, जानबूझ के किसी वर्तमान कृत्य या आचरण के प्रति आंखें बंद करना, ठीक है, मतलब पति को पता होता है कि हमारी पत्नी क्या कर रही है, किसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है, उसको अच्छे से पता होता है, फिर भी वो अपनी आंखें बंद कर देता है, मतलब उसको अवॉइड कर देता है, उसको जानबूझ करके अनदेखा कर देता है, ठीक है, कि पति को सब कुछ पता है, ठीक है, उसकी आंखों के सामने कुछ हो रहा होता है, ठीक है, पर फिर भी उसमें वो इंटरफेयर नहीं करता, उसके में डिजायर ही नहीं होती है इंटरफेयर करने की या प्रोटेस्ट करने की, ठीक है, उसकी इच्छा ही नहीं होती कि हम इस पर विरोध करें भी या इस पर हम कोई व्यवधान डालें, ठीक, तो पति की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा होता है, फिर भी वो उस पर इंटरफेयर नहीं करता है, वो इच्छा ही नहीं रखता उस पर प्रोटेस्ट करने की, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कॉनिवेंस, ठीक है, एक तरह से इनडायरेक्ट वे में उसकी कंसेंट हो जाती है कि वो अनदेखा कर देता है, सब कुछ उसको पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, फिर भी वो बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं करता, एक तरह से अपनी आँखें वो बंद कर लेता है, बिल्कुल वो इंटरफेयर करने की सोचता ही नहीं, तो इसको कहा जाता है कर्म। जैसे मान लो पति है, पति की वाइफ है, किसी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, वो व्यक्ति उसके घर में आता है, वो बराबर देखता है कि हाँ इनके बीच में ऐसे संबंध है, फिर भी वो कभी उसको टोकता नहीं है, कभी वो किसी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं दिखाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसकी कॉनिवेंस है, उसकी मौनानुकूलता, मतलब मौन रह के अनुकूल बना देना, ठीक, उसका मौन रहना ही ये अनुकूल हो जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, ठीक है, तो पति की कंसेंट के बिना होना चाहिए या उसकी कॉनिवेंस के बिना होनी चाहिए, उसकी मौनानुकूलता के बिना होनी चाहिए। देन थर्ड कंडीशन जो इसमें दी गई है, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट नॉट अमाउंट टू रेप, ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, ये जो मैथुन होता है, ये बलात्कार की कोर्ट में ना आता हो, ठीक, ऐसा मैथुन बलात्कार की कोर्ट में ना आता हो, ठीक है, जैसे अगर महिला की कंसेंट के बिना होगा ये सेक्सुअल इंटरकोर्स तो रेप में आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है महिला की कंसेंट से ही होना चाहिए, अदरवाइज ये रेप में आ जाएगा, ठीक, ये जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है एक मेल और फीमेल के बीच में, ये बलात्कार की कैटेगरी में ना होना चाहिए, ये रेप की कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ये उस महिला की कंसेंट से ही होना चाहिए, अगर उसकी कंसेंट के बिना हो रहा है तब तो बलात्कार की कैटेगरी में आ जाएगा, रेप में आ जाएगा। अभी जो ऑफेंस होता है कि एक कोई पुरुष, अब जो पुरुष किसी महिला के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, ही मे बी मैरिड और अनमैरिड, ठीक, वो विवाहित भी हो सकता है, वो अविवाहित भी हो सकता है, बट जिस महिला के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो कर रहा है दैट वुमेन मस्ट बी ए मैरिड वुमेन, ठीक, तो जो पुरुष है वो शादीशुदा भी हो सकता है, वो कुंवारा भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके स्टेटस पे यहाँ पे बात नहीं की, वो कोई भी हो सकता है, बट जो महिला होनी चाहिए वो मैरिड होनी चाहिए, विवाहित होनी चाहिए और उसका पति जीवित होना चाहिए, ठीक, उसका पति होना चाहिए, अगर विडो हो जाती है तब भी एडल्ट्री का ऑफेंस नहीं होगा, तो उस समय उसका पति जीवित होना चाहिए तभी एडल्ट्री का ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन की बात जब आती है, ठीक है, ये सेक्शन में नीचे लिखा हुआ है कि जो महिला एडल्ट्री के ऑफेंस में शामिल होती है उसको अबेटर के रूप में लायबल नहीं माना जाता, ठीक, जैसे मान लो एक कोई पुरुष है, वो किसी की पत्नी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उसकी पति की कंसेंट के बिना, तो एडल्ट्री का ऑफेंस हुआ। अब एडल्ट्री का ऑफेंस वो पुरुष कर रहा है, बट जिस महिला के साथ कर रहा है वो उसकी कंसेंट से क्योंकि हो रहा है, इसलिए महिला भी एडल्ट्री के लिए अबेटर के रूप में लायबल होनी चाहिए, क्योंकि उस कृत्य में वो भी सपोर्ट दे रही है, साथ दे रही थी, बट यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है कि वुमेन शैल नॉट बी लायबल एज अबेटर, ठीक है, महिला को दुष्प्रेरक के रूप में जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, मतलब महिला को यहाँ पे पनिश नहीं करेंगे, केवल उस पुरुष को पनिश किया जाएगा जो पुरुष किसी महिला के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, बट जिस महिला के साथ में उसकी कंसेंट से सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है उस महिला के खिलाफ कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं की जाएगी, ठीक, तो ये फर्क रखा गया है दोनों के पनिशमेंट में कि एडल्ट्री हालांकि दोनों मिल के ऑफेंस करते हैं, मेल और फीमेल, बट फिर भी केवल मेल को ही पनिश किया जाता है, फीमेल को पनिश नहीं किया था, ठीक, इसके अलावा सेक्शन 198 सीआरपीसी में प्रोविजन बताया गया है कि कौन कंप्लेंट कर सकता है एडल्ट्री के अगेंस्ट में, ठीक, जलकर्म के अपराध में कंप्लेंट कौन करेगा, किसकी कंप्लेंट पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि क्योंकि पहली बात एडल्ट्री का जो ऑफेंस होता है मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस होता है, विवाह संबंधी अपराध होता है, तो जितने भी मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेज होते हैं वहाँ पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जब तक कि जो पीड़ित होता है, जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, जब तक वो कंप्लेंट ना करे, जब तक वो शिकायत ना करे। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है 198 सीआरपीसी में कि इन द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री हस्बैंड शैल बी एग्रीव्ड पार्टी, जो पति होगा वो पीड़ित माना जाएगा और पति की कंप्लेंट पर ही प्रोसीडिंग
स्टार्ट की जाएगी, प्रोसिक्यूशन पति की कंप्लेंट पर ही किया जाएगा, ठीक। मतलब एडल्ट्री के ऑफेंस में जब तक वो पति, कौन सा पति, जिसकी पत्नी किसी और के साथ एडल्ट्री में इंगेज है, शामिल है, ठीक, वो पति जब तक कंप्लेंट नहीं करेगा तब तक एडल्ट्री के लिए किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पर भेदभाव किया गया, ठीक है। एक तो ये कि जो महिला एडल्ट्री में खुद शामिल होती है उसको पनिश नहीं किया जाता है, ठीक। दूसरी बात, अगर एडल्ट्री का ऑफेंस हो रहा है, अगर जारकर्म का अपराध हो रहा है, तो केवल उस पति को अधिकार दिया गया उसके खिलाफ शिकायत करने का जिसकी पत्नी के साथ में कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, एडल्ट्री का ऑफेंस कर रहा है। बट अगर किसी महिला का पति खुद किसी दूसरी महिला के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, मतलब एडल्ट्री का ऑफेंस कर रहा है, तो उस महिला को कोई राइट नहीं दिया गया है कि वो अपने पति के खिलाफ जाके कंप्लेंट कर सके कि हमारा पति किसी और के साथ में एडल्ट्री कर रहा है, क्योंकि साफ साफ 198 में सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि जिसकी पत्नी के साथ में एडल्ट्री का ऑफेंस किया जा रहा है, सिर्फ उस पति को ही अधिकार है एडल्ट्री के खिलाफ शिकायत करने की। तो महिला को यहाँ पे ना तो पनिश किया जाता है, जो महिला शामिल होती है एडल्ट्री के ऑफेंस में, ना तो उसको पनिश किया जाता है, और ना ही उस महिला को कोई राइट दिया गया है जिसका पति किसी अन्य महिला के साथ में एडल्ट्री का ऑफेंस करता है कि वो अपने पति के खिलाफ कोई भी शिकायत कर सके, उसको भी कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि एडल्ट्री के खिलाफ वो जाके कंप्लेंट कर सके, पनिश करा सके, ठीक। तो दोनों में थोड़ा यहाँ फर्क किया गया है। मेल और फीमेल में केवल एक हस्बैंड को ही राइट दिया गया है, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकता है। उस कोई जो पत्नी किसी की होती है उसको राइट नहीं दिया गया कि अपने पति के खिलाफ एडल्ट्री के ऑफेंस में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सके। दूसरी बात, जो महिला होती है खुद एडल्ट्री के ऑफेंस में शामिल होती है, उसको भी हम पनिश नहीं कर सकते हैं एज एन अबेटर, एक अबेटर के रूप में उसको दंडित नहीं किया जाता है। तो ये दोनों में फर्क किया गया है। इसकी वजह से इसको बार बार चैलेंज किया जाता रहा है, इसकी संवैधानिक वैधता को लेकर के कि ये जो भेदभाव करता है, आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है कि मेल और फीमेल में फर्क करता, अंतर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक केस था सौमित्री विष्णु वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, 1995 का केस है। इस केस में धारा 497 की संवैधानिकता को यहाँ पे चैलेंज किया गया था, उसको चुनौती दी गई थी इस बेस पर कि ये जो सेक्शन है आर्टिकल 14 और 15 संविधान के उल्लंघन में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट दिया गया, आर्गुमेंट ये दिया गया कि इट इज नॉट जस्टिफाइड टू मेक मेन लायबल अंडर दिस सेक्शन बट नॉट वुमेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन में साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर केवल पुरुष ही लायबल माना जाएगा एडल्ट्री के लिए, महिला को अबेटर के रूप में लायबल नहीं माना जाएगा। तो इसके बेस पे इसको चैलेंज किया गया था कि ये 14 और 15 का वायलेट करता है, बट कोर्ट ने किया गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज सच एन ऑफेंस इन व्हिच only men could be considered as offender and women merely get stuck in this crime, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक ऐसा अपराध होता है जिसमें कि जो पुरुष ही अपराधी हो सकता है और महिला तो केवल इस अपराध में फंसा ली जाती, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना ये था ये जो ऑफेंस होता है बेसिकली ये ऑफेंस पुरुष ही कर सकता है और महिलाएं तो एक तरह से इसमें फंसा ली जाती, मतलब वो इनोसेंट टाइप की होती हैं, उनको इसमें फंसा लिया था, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि ये ऑफेंस जो है जो सेक्शन सॉरी आर्टिकल 14 और 15 कॉन्स्टिट्यूशन का है इसके वायलेशन में नहीं है। कोर्ट डिड नॉट कंसीडर दिस सेक्शन एज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 या 15 के उल्लंघन में नहीं है, ठीक। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दिस सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसमें भेदभाव करे, इसमें किसी भी तरीके का वो छिड़कानी करे, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया, इसको संवैधानिक मानते हुए इसको डिक्लेयर नहीं किया कि ये अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 और 15। देयरफॉर आगे फिर इसके बाद केस एक आया जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो संवैधानिकता इसकी तय कर दी गई थी। जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 2018 में, ठीक है। एक बार फिर इसको चैलेंज किया गया जोसेफ साइन के केस में, एक बार फिर इस सेक्शन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में इस बेस पर कि ये आर्टिकल 14, 15 और 21 के संविधान के उल्लंघन में है, ठीक है। तो इस बेस पे इसको चैलेंज किया गया। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी और 5 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने डिक्लेयर किया कि दिस सेक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट
declared this section unconstitutional, and it was held by Supreme Court that this section is in violation of Article 14, 15 and 21 of the Indian Constitution। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करते हुए यह निर्णय दिया कि ये धारा संविधान के 14, 15 और 21 के उल्लंघन में है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस केस में 2018 में इसको असंवैधानिक घोषित कर चुकी है। इसमें इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये कोर्ट ने मान लिया इस बार यहाँ पर कि ये वास्तव में 14 का वायलेशन करती है, मेल और फीमेल के बीच में ये भेद करती है। ठीक है, और यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस सेक्शन ट्रीट्स वुमेन एज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैन। ठीक, ये जो सेक्शन है ये ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि जो महिला होती है वो पुरुष की संपत्ति है, या जो पत्नी होती है वो पति की संपत्ति। इस तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है कि हाँ, हस्बैंड चाहे तो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है महिला के साथ, नहीं चाहे नहीं कर सकता है। इस बेस पे इसको माना गया कि ये सेक्शन एक तरह से एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है कि पत्नी पति की प्रॉपर्टी। ठीक, तो इस सब के बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो नाउ ये जो सेक्शन है ये अपराध अब नहीं रह गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेप एंड एडल्टरी। ठीक है, हमने रेप भी पढ़ा, एडल्टरी भी पढ़ा हुआ है। अब दोनों ऑफेंस में डिफरेंस क्या, अंतर क्या है। ठीक, जो पहला डिफरेंस है, इन द ऑफेंस ऑफ रेप द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन। बलात्कार में महिला की सम्मति के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था, मैथुन किया था। ठीक, एडल्टरी में क्या होता है, इन एडल्टरी sexual intercourse is done with the consent of the woman but not the consent of her husband। जारकर्म में सेक्सुअल इंटरकोर्स महिला की सम्मति से किया था, हालांकि उसके पति की कंसेंट के बिना होता है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि जो बलात्कार का अपराध होता है वो महिला की सम्मति के बिना होता है, जबकि जारकर्म एडल्टरी का ऑफेंस वो महिला की सम्मति से ही होता है, उसकी कंसेंट से होता है। देन सेकेंड डिफरेंस इसका जो दिया है, the offense of rape could be done with any woman such as married, unmarried or widow। बलात्कार का अपराध किसी भी महिला के अगेंस्ट में हो सकता है, चाहे वो विवाहित हो, अविवाहित हो या वो विधवा हो। ठीक है, बट एडल्टरी कुड बी डन ओनली विद द मैरिड वुमेन, जबकि जारकर्म का अपराध केवल विवाहित महिला के साथ ही हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस सेकंड हो गया कि रेप किसी भी महिला के साथ हो सकती है, वो विवाहित हो, वो अविवाहित हो, विधवा हो, कैसी भी महिला हो सकती है, उसके साथ में रेप किया जा सकता है, जबकि जारकर्म का अपराध सिर्फ विवाहित महिला के साथ ही हो सकता है। जारकर्म का अपराध अनमैरिड या विडो के साथ में नहीं हो सकता। ठीक है, देन थर्ड डिफरेंस, इन रेप द वुमेन विद whom the sexual intercourse is done the consent of her husband is immaterial। ठीक है, बलात्कार में जिस महिला के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है उसके पति की सम्मति का कोई महत्व नहीं होता। ठीक, बलात्कार के अपराध में महिला के पति की सम्मति का कोई महत्व नहीं होता। ठीक, कि ऐसा नहीं कि महिला के पति ने अगर कंसेंट दे दी तो रेप नहीं होगा। ठीक, रेप वो पर्सनल होता है, महिला के खिलाफ होता है, तो वहां पर पति की कंसेंट है या बिना कंसेंट है से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उस पत्नी की इच्छा के अगेंस्ट में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ कर रहा है तो वो रेप में माना जाएगा। ठीक, एडल्टरी में क्या होता है, इन केस ऑफ कंसेंट बाय द हस्बैंड ऑफ ए मैरिड वुमेन the offense of adultery would not be constituted। जारकर्म का अपराध में अगर जारकर्म जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में किया जाता है वो अगर महिला के पति की सम्मति से किया जा रहा है तो ये अपराध में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर जारकर्म के ऑफेंस में महिला के पति की कंसेंट का बचाव होता है कि अगर महिला के पति की कंसेंट से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है तो वो अपराध में नहीं आएगा। ठीक, तो कंसेंट का फर्क हो गया कि रेप में महिला के कंसेंट के बिना होता, उसके पति की कंसेंट का कोई महत्व नहीं होता, जबकि जारकर्म में पति की कंसेंट होने पे जारकर्म का अपराध नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट डिफरेंस है, इन रेप वुमेन इज द मेन विक्टिम। बलात्कार में महिला ही पीड़ित होती है। ठीक है, बट इन एडल्टरी हस्बैंड इज द मेन विक्टिम। जबकि जारकर्म में जो पति होता है वो पीड़ित होता है। तो एग्रीव्ड पार्टी भी अलग अलग होते हैं। बलात्कार माना जाता है कि महिला के अगेंस्ट में होता है। ठीक, महिला के अगेंस्ट में अपराध होता है तो महिला ही पीड़ित मानी जाती है। रेप के मामले में, बलात्कार के मामले में महिला ही पीड़ित होती है, जबकि
इन एडल्ट्री हस्बैंड इज द मेन विक्टिम, जबकि जारकर्म के अपराध में पति ही पीड़ित माना जाता है, पति ही विक्टिम माना जाता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क अलग अलग है। देन नेक्स्ट डिफरेंस है द ऑफेंस ऑफ रेप इज ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बलात्कार का अपराध मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जबकि द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री इज ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, जबकि जारकर्म का अपराध विवाह संबंधी अपराध की कैटेगरी में आता है। ठीक, तो दोनों का चैप्टर भी अलग है। जो रेप का ऑफेंस होता है ये माना जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट में अपराध होता है, मानव शरीर के खिलाफ ये अपराध में आता है। जबकि जो मैरिज हो सॉरी जो एडल्ट्री होती है, जारकर्म होता है, जारकर्म का अपराध माना जाता है ये विवाह के संबंध में अपराध होता है, ये वैवाहिक संबंध। ठीक है, क्योंकि जारकर्म का अपराध ये मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस होता है, तो जाहिर सी बात है कि मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेज में क्लियरली लिखा हुआ है 198 में सीआरपीसी में कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत कर सकता है। तो पीड़ित कौन माना जाएगा जारकर्म में? वो पति माना जाता है। ठीक है, जबकि ये जो रेप होता है ये क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट में ऑफेंस में आता है, तो रेप में कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति एफआईआर कर सकता है। ठीक है, जबकि एडल्ट्री में क्योंकि विवाह संबंधी अपराधों की कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए विवाह संबंधी अपराध में कभी भी कोई भी कोर्ट तब तक मामले का कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है जब तक कि उसके खिलाफ कंप्लेंट ना की गई हो, और कंप्लेंट वही कर सकता है जो कि पीड़ित माना जाता है। क्योंकि जारकर्म में पीड़ित माना गया है हस्बैंड को, ये पति के खिलाफ ही अपराध माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे पति को ही अधिकार दिया गया है कि वही प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करा सकता है, कोई और स्टार्ट नहीं करा सकता। ठीक है, तो अगर पति कंप्लेंट नहीं कर रहा है तो वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है उसकी पत्नी के साथ में, वो कभी भी उसको पनिश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया दोनों में डिफरेंस, ये रेप और एडल्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ये देखिए जो क्वेश्चन आपका है एडल्ट्री पे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन के केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, बट फिर भी एडल्ट्री का ऑफेंस अभी भी आपके आईपीसी में बना हुआ, मतलब वो सेक्शन बना हुआ, ठीक, भले ही उसको ऑफेंस नहीं मानेंगे हम, वो डिक्रिमिनलाइज हो गया, उसको अपराध की कैटेगरी नहीं माना जाएगा, बट एडल्ट्री जो डिफाइन की गई है वो अभी भी है। ठीक है, तो अभी भी आपसे क्वेश्चन उस पर पूछा जाता है कि एडल्ट्री किस सेक्शन में, उसको बताइए। ठीक, तो आज भी आप उस प्रोविजन को आपको जानना, उसको बताना होगा आपको। ठीक है, और लास्ट में आपको जोसेफ साइन का केस आपको मेंशन करके बता देना होगा कि ये जो एडल्ट्री का ऑफेंस है 497 में बताया गया है, नाउ इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, इसलिए अब किसी को पनिश नहीं किया जाएगा। अगर कोई एडल्ट्री कर रहा है तो अब क्रिमिनल एक्ट नहीं रह गया, अब उसको किसी को हम पनिश नहीं कर सकते, बट एडल्ट्री की परिभाषा अभी भी है, तो क्वेश्चन आपसे अभी भी पूछा जाएगा, और जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। अक्सर ये एडल्ट्री पर लॉन्ग आता है, बट कभी कभी ये शार्ट भी आता है। ठीक है, तो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये, ज़्यादातर इस पे लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं, बट कभी इस पे शार्ट भी आ जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो डिफरेंस भी साथ में पूछा जाता है कि रेप और एडल्ट्री में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया एडल्ट्री का ऑफेंस क्या होता है, कि किसी भी मैरिड वुमन के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए उसकी पति की कंसेंट के बिना, और ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रेप की कैटेगरी में नहीं आता है, तो ये एडल्ट्री का ऑफेंस होता है। तो सिंपल सा है, तो एडल्ट्री अभी भी बाकी ग्राउंड है, ये महिला एडल्ट्री के बेस पे डिवोर्स ले सकती है, ये सब ग्राउंड अभी भी बने हुए हैं, बट एडल्ट्री अब ऑफेंस नहीं रह गई, अब अपराध की कैटेगरी में ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक अब फिनिश होता है।